नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध की दृष्टि पर प्रकाश डालूंगी। 2002 में लोक भारती से प्रकाशित चिंतामणि भाग 1 की मंजूषा रामकृपाल पांडेय ने चिंतामणि विमर्श के नाम से लिखी है। उसमें वे लिखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केवल हिंदी निबंध लिखे ही नहीं, उनका स्वरूप स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। इंडियन प्रेस पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद से प्रकाशित चिंतामणि के पहले भाग की मंजूषा में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस सिलसिले में आचार्य शुक्ल के विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हिंदी साहित्य के इतिहास से उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। इस परिभाषा से सहमत होने के बावजूद उन्हें और स्पष्टीकरण की ज़रूरत महसूस हुई तो जोड़ा व्यक्तित्व व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए, यह जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकट या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वालों की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए जाएं, जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। निबंध के सिलसिले में शुक्ल जी ने जो भी विचार किए हैं वह उनके लेखों और किताबों में यत्र तत्र बिखरा हुआ है। क्योंकि शुक्ल जी ने साहित्य में मूल रूप से कविता पर विचार किया है, फिर भी अगर उन्हें जरूरी लगा तो निबंध के बारे में अपनी मान्यताओं को प्रकट किया है। उनके लेखन की यह भी विशेषता है कि अपनी मूल मान्यताओं में बदलाव उन्होंने कम ही किए हैं। इसलिए किसी विषय पर एक ही बात विभिन्न जगहों पर आई है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि नामवर सिंह के संपादन में 1983 में राजकमल प्रकाशन से पहली बार प्रकाशित चिंतामणि तीसरा भाग में 28वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन साहित्य परिषद के स्वागत अध्यक्ष के बतौर दिए गए भाषण को स्वागत भाषण शीर्षक से संकलित किया गया है। इसमें निबंध पर विचार करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि निबंधों के विषय में पहले तो हमें यह कहना है कि जितनी ही अधिक उनकी आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंधों की आवश्यकता का अनुभव शुक्ल जी क्यों कर रहे थे, इसका अनुमान ही किया जा सकता है। इसका एक संभावित कारण तो भारतेंदु युग में निबंधों की लोकप्रियता हो सकता है। उन्हें लगा होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक गद्य में लिखित साहित्य ले जाने का यह सरल सहज माध्यम हो सकता है। निबंध की विषय बहुलता भी उन्हें आकर्षक लगी होगी। इसमें उन्हें यह गुंजाइश दिखानी पड़ी होगी कि जटिल से जटिल विषय को इस विधा में आकर्षक तरीके से समझाया जा सकता है। दूसरे, इसमें उन्हें गद्य में सृजनशीलता को समाहित करके साहित्य का दायरा विस्तारित करने की संभावना दिखाई पड़ी होगी। खुद शुक्ल जी के निबंध इसके द्योतक हैं। निबंध की मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन की पहचान करने के बाद शुक्ल जी ने दूसरी बात उठाई, उनके स्वरूप की। इसके बारे में
पहले निबंध की पाश्चात्य कसौटी का परिचय इसलिए दिया कि निबंध पश्चिम से ही आई हुई गद्य विधा थी। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक पाश्चात्य कसौटी के अनुसार शुद्ध निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता प्रधान हो। निबंध की इस सर्वमान्य परिभाषा को उद्धृत करने के बाद उन्होंने इस विशेषता के दो संभावित अर्थ बताए, एक तो भाषा शैली और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता और दूसरा अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता। इसके बाद सवाल उठाया कि व्यक्तिगत विशेषता का संबंध भाषा शैली और अभिव्यंजना प्रणाली ही तक से माना जाए या अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता भी आवश्यक समझी जाए। स्वाभाविक रूप से भाषा शैली और अभिव्यंजना प्रणाली को व्यक्तिगत विशेषता का अनिवार्य घटक समझा जाता था। शुक्ल जी का जोर अर्थ संबंधी विशेषता को इसमें शामिल करने पर है, इसलिए वे इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि निबंध लेखक किसी बिंदु से चलकर तार्किकों के समान किसी एक और सीधा न जाकर अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से कभी इधर और कभी उधर मुड़ता हुआ नाना अर्थ संबंध सूत्रों पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी विशेषता मानी जाती है। इसे ही वे प्रमुख मानते हैं और कहते हैं कि हमारी समझ में इस अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर ही भाषा और अभिव्यंजना प्रणाली की विशेषता शैली की विशेषता है, दृढ़ता के साथ खड़ी हो सकती है, एक मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। इसके बिना केवल भाषा या शैली का निराधार विचित्र किसी को विचार श्रृंखला न रखने में लगाएगा, किसी को वह श्रृंखला बीच बीच में तोड़ने के लिए उभारेगा, किसी को भाषा से तर्क सवालों की सी कसरत करेगा, अलग अलग प्रकार के कार्य करेगा। तात्पर्य यह है कि निबंधों में व्यक्तिगत विचित्र के लिए उत्तरोत्तर जुड़ती चली हुई बातों की विचित्रता पहले होनी चाहिए। इन सभी बातों को अगर हम देखते हैं तो शुक्ल जी ने अपनी चिर परिचित सूत्र शैली में लिखा कि बात की विचित्रता पर टिकी भाषा की विचित्रता ही पूरा प्रभाव डालती है और मन अपनी ओर लगाए रखती है। आचार्य शुक्ल का कुल मकसद कथ्य के महत्व की स्थापना करना ही है। व्यक्तिव्यंजक निबंध के नाम पर जिस तरह की शैली मात्र में विचित्र दिखाई पड़ने वाले लेखन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे मुकाबला करके निबंध में भी विषय वस्तु की प्राथमिकता को स्थापित करने के बाद आचार्य शुक्ल उस समय प्रचलित निबंधों के विभिन्न रूपों पर विचार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल ने अलग अलग प्रकार के निबंधों के रूपों के बारे में चर्चा की है। इनमें जिस रूप का उन्हें विरोध करना था वह भावात्मक आलोचना का है। यह आलोचना उन्हें भावात्मक निबंधों के रूप में नजर आ रही थी, इसलिए उसके सिलसिले में लिखा कि इधर कुछ दिनों से गद्य काव्य के रूप में भावात्मक निबंधों का चलन हो गया है। रचनात्मक लेखन में गद्य साहित्य का यह रूप भी वांछनीय है, लेकिन फिर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए लिखा, पर सारे प्रबंध ही इस रूप में लिखे जाएं, ये भाषा की शक्ति के सर्वतोमुख विकास के लिए ठीक नहीं जान पड़ता। साफ है, देखना बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें कि भावाकुल गद्य लेखन का वे समर्थन करते नजर कहीं भी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने दो शैलियों की कल्पना की है। इसे संग्रह के निबंध में शेष स्मृतियों की प्रवेशिका में इन शैलियों की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि भावात्मक निबंधों की दो शैलियां देखी जाती हैं। वो दो शैलियां कौन सी हैं? धारा शैली और तरंग शैली। इस नामकरण से स्पष्ट है कि व्यक्तिवंजक निबंधों में भी वे एक सूत्र के सहारे दूर तक की गई विचार यात्रा को सहानुभूति देने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस किताब की प्रवेशिका वे लिख रहे थे उनके निबंधों के बारे में उनकी राय है
कि निबंधों की तरंग शैली है, जिसे विक्षेप शैली भी कह सकते हैं। शुक्ल जी की भाषा से परिचित कोई भी व्यक्ति इसकी मारकता को लक्षित कर सकता है। इसके बावजूद उनका जी नहीं भरा तो अगले ही वाक्य में जोड़ा ये भावाकुलता की उखड़ी पुखड़ी शैली है। भावाकुलता मतलब भाव से ओतप्रोत, भावनाओं में बहकर किसी रचना का सूत्रपात करना। इसमें भावना लगातार एक ही भूमि पर संगति से नहीं चलती रहती, कभी इस वस्तु को तो कभी उस वस्तु को पकड़कर उठा करती है। इस शैली की भाषा कुछ ऐसी होती है, कहीं कुछ दूर तक संबद्ध और बीच बीच में उखड़े हुए वाक्य, कहीं छूटे हुए शून्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे प्रसंग, तो कहीं वाक्य के किसी मर्म स्पर्शी शब्द की आवर्ती। ये सब लक्षण भावानुकूल मनोवृत्ति का आभास देते हैं। सहानुभूति न होने के बावजूद उनका समीक्षक इसकी विशेषताओं को अच्छी तरह पहचानता है। वैसे इसमें आभास शब्द की व्यंजना का भी ध्यान रखना हमें चाहिए। इस शैली की खूबियों को गिनाते हुए वे कहते हैं कि भावात्मक लेखों में शब्द की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। काव्य तथा भाव प्रधान गद्य में आजकल लक्षणा का पूरा सहारा लिया जाता है। लक्षणा हमारी शब्द शक्ति है। आधुनिक अभिव्यंजना प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है। याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि छायावादी कविता के सिलसिले में भी उन्होंने भाषा की लाक्षणिकता पर जोर दिया था। भाषा में इससे जो विशेषता पैदा होती है उसकी निशानदेही करते हुए वे लिखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके द्वारा हमारी भाषा में बहुत कुछ नई लचक, नया रंग और नया बल आया है, क्योंकि लाक्षणिक प्रयोग बहुत से तथ्यों का मूर्त रूप में, सजीव रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसको प्रत्यक्ष में लाते हैं, उसको सामने लाते हैं, जो अधिक ही प्रभावपूर्ण और मर्म स्पर्शी होते हैं। बहुत ही जो अत्यधिक प्रभावपूर्ण होते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं और हृदय को छूने वाले होते हैं। इस खूबी के बावजूद वे सलाह देते हैं कि जैसे और सब बातों में वैसे ही इसमें भी अति से बचने की आवश्यकता होती है। अति, जिसको हम अतिशोक्ति भी कह सकते हैं। अतिशोक्ति जिसमें अलंकार यानी कि बड़ा चढ़ा के वर्णन करना, किसी भी छोटी से छोटी चीज को उसका बड़ा चढ़ा के वर्णन करना अतिशोक्ति अलंकार की पुष्टि करता है। तो शुक्ल जी का कहना है कि हम चाहें तो उसमें अति से बचने की आवश्यकता है और हमें अतिशोक्ति का उसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुक्ल जी ने निबंधों से जो काम लेना चाहते थे वह भावात्मक निबंधों से नहीं हो सकता था। फिर भी उन्होंने इस बहाने कथन की मुख्यता और उस पर शैली की निर्भरता की बात प्रतिपादित की है। शुक्ल जी ने हिंदी गद्य चंद्रिका के लिए भी भूमिका लिखी थी, जो नामवर सिंह द्वारा संपादित चिंतामणि भाग 3 में गद्य प्रबंध के प्रकार शीर्षक से संग्रहित है। इसमें उन्होंने उपयुक्त भावात्मक निबंध के अतिरिक्त निबंध के अन्य रूपों पर भी प्रकाश डाला है। एक है विचारात्मक निबंध, जिसे उनके निबंधों के निकट माना जा सकता है। इसके बारे में उनका मत है कि निबंधों में लेखक इस बात का प्रयत्न करता है कि किसी विषय में जो विचार या सिद्धांत उसके हैं वे ही विचार या सिद्धांत पाठक के भी हो जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति अस्पष्ट लेखन से नहीं हो सकती, इसलिए लिखा है इसके लिए आवश्यक यह होता है कि सब बातें बड़ी स्पष्टता के साथ रखी जाएं, विचारों की श्रृंखला उखड़ी न हो, सब विचार एक दूसरे से संबद्ध हों। इस स्पष्टता की अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा की विशेषता होगी कि शब्द और वाक्य नपे तुले हों। अनावश्यक और फालतू शब्दों और वाक्यों के बीच में आ जाने से विचार ढक जाते हैं और पाठक का ध्यान गड़बड़ी में पड़ जाता है। ऐसे लेखों में मुख्य ध्यान विषय के स्पष्टीकरण की ओर होना चाहिए, भाषा की रंगीनी दिखाने की ओर नहीं।
बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं हो कि आपने भाषा में तरह तरह के शब्द डाल दिए हैं, तरह तरह के चुटकुले मुहावरे डाल दिए हैं और फिर आप उस चीज को बहुत अच्छी तरह मनोरंजन युक्त बना रहे हैं। नहीं, उसमें उस विषय जो आपने विषय चुना है उसका स्पष्टीकरण अति आवश्यक होता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो इसी कोटि के करीब थे। उनके अनुसार एक अन्य प्रकार के निबंध कथात्मक निबंध होते हैं। ये निबंध किसी उपाख्यान, वृतांत या घटना को लेकर चलते हैं और विचारात्मक निबंधों के समान उनमें भी संबंध निर्वाह अत्यंत आवश्यक होता है। उसमें घटनाओं को एक दूसरे के पीछे इस क्रम से रखना पड़ता है कि उलझन ना पड़े। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि जब भी हम किसी विषय की वस्तु तैयार करते हैं, किसी घटना को रखते हैं, तो हमें एक के बाद क्रमबद्ध एक के बाद एक घटना को रखना चाहिए। अगर हम सबसे पहले किसी भी चीज की, किसी भी विषय की पहले वस्तु के बारे में भूमिका बताएंगे, प्रस्तावना बताएंगे, उसका उद्देश्य बताएंगे और लास्ट में उसका उपसंहार बताएंगे, तब सामने वाले को हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ सकेगी। तो हमें जब भी किसी निबंध की रचना करें, हम इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि घटनाएं एक के बाद एक क्रम अनुसार हों। इसके लिए भाषा चलती और सरल रखनी पड़ती है, क्योंकि शुद्ध कथा या कहानी कहने वाले वर्णन के विस्तार या भावों की व्यंजना में नहीं उलझते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा अलंकारों का, बहुत ज़्यादा लक्षणों का, बहुत ज़्यादा शब्द शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सामने वाले को हमारी भाषा बहुत घुमावदार और बहुत घूमी हुई सी टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगी। जब भी आप किसी निबंध की रचना करें, भाषा इतनी स्पष्ट, सहज और सरल होनी चाहिए कि सामने वाले को उसे समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। निबंध के इस प्रकार के वर्णन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के निबंध इस प्रकार के निबंध नहीं हैं। शुक्ल जी की निबंध की दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निबंध के भावात्मक, विचारात्मक और कथात्मक नामक इन वर्गीकरणों को गिनाने के बाद भी उनका कहना है कि लेखक जब कोई लेख लिखता है तो आवश्यकता अनुसार वह भावात्मक, विचारात्मक कई पद्धतियों का मेल कर सकता है। जैसे कोई, मान लीजिए उसके मन में कोई विचार आ गया, लिखते लिखते उसने वो कुछ सोच रहा है, कोई ऐसा मार्मिक स्थल आ गया जो उसको याद रह गया हो, उसके अंदर के कोई भाव हैं, तो वो अपनी भावावेश की उस शैली को अपनी लेखनी के माध्यम से उसमें उकेर सकता है। भाषा की शुद्धता और प्रयोगों की समीचीनता सर्वत्र आवश्यक है। इन चीजों को वे कितना जरूरी समझते हैं, इसका पता अगले वाक्यों से चलता है कि जिसके अनुसार जब तक ये बातें न सध जाएं, तब तक लिखने का अधिकारी न समझना चाहिए। इस प्रसंग से साफ है कि आचार्य शुक्ल आलोचक होते हुए भी मूल रूप से लेखक थे, क्योंकि किसी विषय का विवेचन करते हुए उसे समझाने के लिए आलोचक चाहे जितने भी भेद प्रभेद कर लें, रचनात्मक लेखन करने वाला कोई भी रचनाकार जानता है कि ये भेद केवल समझने और समझाने के लिए होते हैं। सृजन प्रक्रिया में ये विभाजन अप्रासंगिक और गौण हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। निबंध के लेखन में भी रचनाकार के सम्मुख उसका विवेच्य विषय मात्र रह जाता है और विषय के बारे में लेखक के उद्गार जो है परंपरा से प्राप्त भाषा का माध्यम लेकर प्रकट होते हैं। इसी विशेषता के कारण निबंध विचारात्मक गद्य होने के बावजूद सृजनात्मक साहित्य में गिना जाता है। रामकृपाल जी ने निबंध के संबंध में शुक्ल जी की राय को माना है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि भाषा का ऐसा कसाव कविता में माना जाता है। इसलिए पांडे जी ने कविता से निबंध की तुलना करने का शुक्ल जी का मत स्थिर करते हुए लिखा है कि उनके मतानुसार कविता आदि निबंधतर साहित्य रूपों में कल्पना प्रस्तुत वस्तु की प्रधानता होती है और विचार प्रस्तुत वस्तु गौण होती है, किंतु इसके विपरीत निबंध में विचार वस्तु प्रधान होती है। किंतु इस विशेषता के अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि निबंध अर्थ प्रधान होता है और हृदय के भाव या प्रवृत्तियां बीच बीच में अर्थ के साथ झलक मारती हैं। निबंध को व्याख्यात करने के क्रम में भाषा के सृजनात्मक
व्यवहार की परंपरा के कारण कविता के साथ उचित ही इसकी तुलना की गई और इसके बुनियादी गुण बताए गए हैं। ऊपर हमने चिंतामणि भाग 3 में बताए गए निबंध के जिन 3 भेदों का उल्लेख किया है, लगभग उसी तरह का भेद शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। पहला विचारात्मक, भावात्मक और वर्णनात्मक। इनमें से वर्णनात्मक रूप कदाचित वही है जिसे गद्य प्रकार के कथात्मक का नाम देते हैं। फिर भी रामकृपाल जी ने वर्णनात्मक निबंधों की जिन विशेषताओं का जिक्र किया है, शुक्ल जी की निबंध दृष्टि के ज्ञान के लिए उन्हें भी जानना आवश्यक होगा। उनके 2 उद्देश्य हैं, वर्ण विषय के संबंध में पूरी जानकारी देना और प्रतिपाठकों में कुतूहल, विस्मय, आनंद, प्रेम, भय, करुणा आदि के भाव जगाना। लेकिन जब वर्णन पाठकों का मनोरंजन कर सके और अपने विषय के प्रति कोई भाव जगा सके तो वह साहित्यिक कोटि का वर्णन होता है। चूंकि निबंध एक गद्य विधा है और उसमें वैचारिकता की मुख्यता हो सकती है, इसलिए शुक्ल जी का ध्यान हमेशा उसकी साहित्यिकता की ओर लगा रहता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक तीनों निबंध लिखे हैं और इस विषय पर लिखे गए किसी के पसंदीदा निबंध की विशेषता बता रहे हैं तो खुद ऐसे किसी निबंध का खाका भी हम खींच रहे होंगे। शुक्ल जी की भाषा पर हमेशा निगाह रखते हैं, इसलिए तुरंत बताते हैं कि वर्णनात्मक निबंधों में वाक्य अपेक्षाकृत छोटे, भाषा अधिकतर चलती और सुबोध होती है। शब्दों की सजावट तथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के प्रयोग के लिए पर्याप्त आवश्यक अवकाश होता है। फिर भी भावों के भेदानुसार भाषा भिन्न भिन्न रंगत धारण करती है। इन तीनों में रामकृपाल जी के अनुसार विचारात्मक को सर्वोच्च कोटि के मानते हैं। वो इस तरह के निबंधों की शुक्ल जी द्वारा बताई गई विशेषताओं को उदाहरण करते हुए लिखा है कि शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहां एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिए हुए हों। इस उदाहरण के आधार पर उनका निष्कर्ष है कि विचारों की गुण गुम्फित परंपरा ही विचारात्मक निबंधों की प्रधानतम विशेषता है, जिसके प्रभाव से पाठक की बुद्धि नवीन विचार सरणी पर अग्रसर होती है। पाठक के वैचारिक जगत को उद्बुद्ध करना जिस साहित्यिक रूप की विशेषता हो वह शुक्ल जी को आखिर क्यों आकर्षित नहीं कर सकती। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने चिंतामणि भाग 1 की मंजूषा में शुक्ल जी के बारे में बताया है कि समालोचना को वे निबंध का ही विकास मानते हैं। इसलिए जब विचार विधि का प्रकाशन इस रूप में हुआ तो सिद्धांतिक समीक्षा के अतिरिक्त व्यवहारिक समीक्षा के कुछ निबंध भी शामिल किए गए। मिश्र जी के मुताबिक आचार्य शुक्ल ने निबंध की समालोचना का पूर्ववर्ती मानते हुए उसका लक्षण बहुत कुछ भारतीय आदर्श का ही रखा है। फिर भी उन्होंने जो नवीनता पैदा की है उसकी पहचान करते हुए बताया है कि निबंध लेखन का जो ढांचा है वह उसी रूप में भारतीय प्रवाह में अवश्य नहीं था। निबंध या निबंधना का व्यवहार रचना के लिए होता है, पर वह केवल गद्य रचना के लिए नहीं, जैसा अब हिंदी में हो रहा है। निबंध और प्रबंध दोनों शब्द प्राय के रूप में चलते हैं। शायद इसी कारण हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिखते हुए उन्होंने गद्य प्रबंध लिखा है। धार्मिक क्षेत्र में भी विवेचन संबंधी रचना के लिए शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी के निबंधों में वैचारिकता के पीछे इनके गंभीर भाव भी हैं और गाढ़े वैचारिक आलोचना से जुड़े होने के कारण इन निबंधों के साहित्यिक न होने के खतरे भी हो सकते हैं। इसलिए रामकृपाल पांडे के अनुसार शुक्ल जी की शर्त है कि साहित्यिक होने के लिए निबंध में विचार परंपरा द्वारा ग्रहित अर्थों या तथ्यों के साथ लेखक के हृदय की पूरी झलक अनिवार्यता होनी चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन शर्तों को शुक्ल जी ने उत्तम निबंध लेखन के लिए तय किया उन्हें अपने निबंध लेखन के जरिए पूरा भी किया जा सकता है। धन्यवाद।